गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन करुणा, कौन सा ऑपरेशन करुणा, किस देश के लिए चलाया है? म्यांमार। अब ये जानिए कि ये ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था। तो 2023 में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया। मैंने 6-7 दिन पहले के सेशन में पढ़ाया था कि बंगाल की खाड़ी में 2023 का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया। उसका नाम क्या था? मौका नाम था। क्या नाम था? मौका। जिसके कारण से भारत, बांग्लादेश और मालदीव और म्यांमार, मतलब जो बंगाल की खाड़ी और कुछ अरबियन सी के आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र के देश थे वो तबाह हो गए। जिसके कारण ने म्यांमार को मदद देने के लिए इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। अब ऑपरेशन की बात होती है तो देखते हैं, तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये था ऑपरेशन गंगा था। कौन था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। और अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अफगानिस्तान से जब तालिबान वहाँ के सत्ता पर काबिज होने लगे तो वहाँ पर भारतीय थे, उनको हटाने के लिए, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? भारतीयों को लाने के लिए ये कौन सा ऑपरेशन था? तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति था। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए आगे देखते हैं। अभी दक्षिण अफ्रीका का एक देश है दक्षिणी सूडान, जो गृह युद्ध में अभी फंसा हुआ है, और वहां से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सूडान से भारतीयों को लाने के लिए, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए ये कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। ये तो जरूर पूछेगा एग्जाम में कि सूडान से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। अन्य ऑपरेशन देख लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन चंद्रगुप्त किसने चलाया? ये एनसीबी ने चलाया है। एनसीबी बोले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए नारकोटिक्स एक संस्था है, उसने ऑपरेशन चलाया। अब म्यांमार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। म्यांमार के बारे में आइए। यहाँ की एक प्रसिद्ध नेता है आंग सान सू की। आपने सुना होगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता हैं। म्यांमार की एक लोकतंत्र समर्थक नेता हैं आंग सान सू की, और इनकी पार्टी का क्या नाम है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अब एक क्वेश्चन आता है कि रोहिंग्या आखिर कहाँ के हैं? रोहिंग्या काफ़ी चर्चा में रहा, तो रोहिंग्या कहाँ के हैं? रोहिंग्या ये कहाँ के हैं? म्यांमार के। अब पूछता है कि रोहिंग्या म्यांमार के किस प्रांत के हैं? तो ये कौन है? ये रखाइन प्रांत के। कौन? और एक क्वेश्चन और आता है कि नैफे नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? नैफे नदी, ये भी देख लेते हैं। तो नैफे नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में। पूछता है क्वेश्चन, पूछा हुआ है नैफे नदी। आगे देखते हैं। म्यांमार में बहने वाली वह कौन ऐसी नदी है जो म्यांमार को 2 भागों में विभक्त करती है? तो ये कौन होगा? ये होगा इरावदी। आगे देखते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पेगोडा का देश।
स्वर्णिम पेगोडा का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। और यहाँ पे एक आनंद मंदिर है जिसको किंजीत ने बनाया था। आनंद मंदिर ये कौन बनाया था? एक किंजीत ने बनाया था। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ये है रंगून। और एक क्वेश्चन और, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक म्यांमार से लगती है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई, मतलब साउथ दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? प्रतिमा भुल्लर। अब नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। महिलाओं की नियुक्ति है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति देख लेते हैं। ते बनी है नताशा पिर्क-मुसर। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये कौन बनी है? ये बनी है काजा क्लास। कौन सा? उनका नाम है उनका काजा क्लास। आगे आइए देखते हैं। और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आप लोग बताइए, पेरू किस महाद्वीप में है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति एक कौन है? डीना बोलाटे। कौन? डीना बोलाटे। अब आइए एक अफ्रीकी देश में आज चलते हैं हम लोग। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति ये बनी है सुलह हसन। कौन? सुलह हसन। ये राष्ट्राध्यक्ष हैं। इनका नाम तो पूछेगा ही, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो स्लोवानिया की कौन? नताशा पिर्क-मुसर। और एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास। और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डोनो बोलाटे। और तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सुलह हसन। और किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये अर्जेंटीना के इसाबेल पेरा बनी थी। और किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमां भंडार नायके श्रीलंका बनी थी। और किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी बेनजीर भुट्टो। हाल ही में किस देश ने सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किया है? साउथ कोरिया। आखिर क्या है कोरियाई प्रायद्वीप में? ये आए दिन नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइल का परीक्षण करता है और साउथ कोरिया अभ्यास करता है। दोनों देशों में आपसी प्रतिद्वंदिता है। दोनों देश को पहले प्रातःकालीन शांति की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज जो होता है मिसाइल परीक्षण और युद्धाभ्यास के दौर से कोरियाई प्रायद्वीप गुजर रहा है। अब युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। युद्धाभ्यास से तो आइए देखते हैं। काजिन युद्धाभ्यास। काजिन एक किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान। आगे देखिए जीमैक्स, सिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन। और कौन सा? धर्म गार्जियन। युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच? भारत और जापान के बीच में। आगे देखिए एक अभ्यास आया है नया पे, ककाडू युद्धाभ्यास। ये किसके बीच? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया। आइए आगे देखते हैं। नसीम अल बहर एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच? भारत और ओमान। आइए वरुण शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? वरुण और शक्ति दोनों
तो ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। आइए अब यूएसए के साथ कौन कौन सा होता है देखते हैं। तो युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास। आगे देखते हैं बरछ प्रहार और कोप इंडिया। कौन? कोप इंडिया। एक किसके किसके बीच? तो इंडिया और यूएसए के बीच में। किसके बीच? इंडिया और यूएसए के बीच में। चलिए, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन रहा? एक कतर। दूसरा स्थान किसका रहा? यूएई का। और तीसरा मकाऊ। और उकला की मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? 60। अब क्या है इसमें क्वेश्चन? रैंकिंग का सवाल है, तो रैंकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये है कितना? तो 13 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? यह है 108। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? यह है कितना? 161। आइए अब विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? विश्व खुशहाली सूचकांक में ये कितना है? ये है 126। कितना है? 126। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? ये कितना है? 8 है। कितना? 8। ये 2023 के इंडेक्स हैं, ये पूछेगा ही पूछेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8000 करोड़ रुपए की अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी? ये उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा, आइए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। और किस पार्टी के नेता हैं? यह है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल। आइए आगे देखते हैं। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें 147 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 21 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? यह है भुवनेश्वर। कितना है? कहाँ है? भुवनेश्वर। और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? ये है भुवनेश्वर में। आगे देखते हैं। भारत की शतरंज अकादमी कहाँ है? भारत की शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई है? ये है भुवनेश्वर में। उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट ये कहाँ है? कटक। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी। आगे देखते हैं। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? बाराबाती स्टेडियम ये है कहाँ पे? कटक में। अब अभयारण्य में देखते हैं। सिमलीपाल, देवरीगढ़, नंदनकानन अभयारण्य कहाँ है? यह है उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे ज्यादा जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के मामले में दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? यूपी। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? यह है कहाँ पे? चेन्नई में। और पहला जीआई टैग भारत किस उत्पाद को दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। हाल ही में यूपी के मैनपुर तारकासी, महोबा गोरा और परवा शिल्प और संभल सिंह शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कितना है? यह है तमिलनाडु। कहाँ कौन है? तमिलनाडु है। दूसरे स्थान पर कौन है? यूपी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत गुवाहाटी के कितने तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा? 7।
अब सागरमाला क्या है? सागरमाला कार्यक्रम है बंदरगाहों के विकास से। किससे है? बंदरगाहों के विकास से। और इंडियन गवर्नमेंट ने पूर्वोत्तर के अनेक भागों में बंदरगाह बनाया है। जैसे कोंडू बंदरगाह है, कहाँ है? असम में। आगे देखते हैं। सागरमाला परियोजना गुवाहाटी में स्थित कामाख्या, पांडुनाथ, अष्टकलोता, डोल गोविंदा और उमानंद जो है ब्रह्मपुत्र में एक द्वीप है। चक्रेश्वर, ओनियाती सत्रा नाम के ऐतिहासिक मंदिरों को साथ जोड़ेगी। ये ब्रह्मपुत्र के तटवर्ती क्षेत्र में है। इसको क्या करेगा? उसको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जोड़ेगा। और इस परियोजना की लागत कितना है? 40 से 45 करोड़ की शुरुआती लागत से क्या करेगा? इसको विकसित किया जाएगा। तो सागरमाला परियोजना किससे? बंदरगाहों के विकास से। और कितने स्थलों को जोड़ा जाएगा? तो 7। और हाल ही में दानुकी बंदरगाह का उद्घाटन किया गया पूर्वोत्तर के किस भाग में और किस राज्य में? तो मेघालय में किया गया। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रशांत दामले को। और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। नियुक्ति से तो ये बताइए हमको, LIC का अध्यक्ष कौन? LIC के अध्यक्ष ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। आगे लिखिए, अभी CCI के प्रमुख कौन बनी हैं? ये कौन है? रवनीत कौर। कौन? रवनीत कौर। CBI के प्रमुख कौन बने हैं अभी हाल ही में? ये बने हैं कौन? परवीन सूद। कौन? परवीन सूद। आगे देखिए, अभी सेल के सोमा मंडल। कौन? सोमा मंडल। और साइकिलिंग संघ के प्रमुख कौन बने हैं? साइकिलिंग संघ के प्रमुख अभी हाल ही में संघ के प्रमुख एक कौन बने? ककिलेश नारायण सिंह। कौन बने हैं? ककिलेश नारायण सिंह। ककिलेश नारायण सिंह बने हैं। कौन? ककिलेश नारायण सिंह। इसमें हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उसका डाटा है यहाँ पे। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई? ये श्रीनगर में। G20 एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 में। इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। 2022 में कहाँ हुआ इसका मीटिंग? इंडोनेशिया। 2023 में इंडिया में चल रहा है अभी सारे बैठक। इंडिया में कहाँ? भारत। और 2024 में कहाँ होगा? अब ब्राज़ील में होगा। अब बताइए, इसमें ट्रोइका प्लस किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आता है। मतलब पहले एक साथ जहाँ बैठक हुआ, उसके बाद इंडिया में हुआ और ये ब्राज़ील में, ये तीनों मिलके एक ट्रोइका प्लस का निर्माण करते हैं। किसका? ट्रोइका प्लस का। भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। अपने शानदार पुलिनो मतलब बीच के लिए फेमस है। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूएन। अब यूएन ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें क्या है देख लेते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8%, यूएन का डाटा है तो देख लेते हैं। और 2024 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। ये डाटा याद रखेंगे आप लोग। और विश्व अर्थव्यवस्था में 2023 में 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। और पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि यूएन ने 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 5.8%। 2024 में कितना? 6.7%। साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 16। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अरुणाचल में हुआ था। आयोजन कहाँ? अरुणाचल में, मतलब अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इस आयोजन में 6 देश भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। और पूछेगा कि साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते?
तो ये 16 पदक जीते। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जहाँ कमी है उसको भी लिखें, और अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद।